ऋषि यूनिवर्सिटी के जो निर्माता है अजय गुप्ता जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जगह बना के दिया है जो पूरे भारत देश में एक तारे की तरह नजर आएगा, पूरे विश्व के। भारत में तो खैर आएगा ही। मेरा भारत महान, ऐसा सुना होगा, हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान। किस वजह से महान है? भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मेरा भारत ही है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है, विश्व में पहला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में हुई थी, जिसको तक्षशिला के नाम से जानते हैं, अब शायद पाकिस्तान में है। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। पूरे भारत में आज सभी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय काशी में है, बनारस में, जिसका निर्माण श्री मदन मोहन मालवीय जी ने कराया था। उसका निर्माण कराने के लिए उन्होंने क्या पद्धति अपनाई थी, थोड़ा बहुत जो जानते हैं, भिक्षा मांग के, भिक्षा मांग के इतना बड़ा विश्वविद्यालय तैयार किया था उन्होंने। ये बड़े गर्व की बात है हम। और वो किलोमीटरों में, एक बार किसी ने बताया कि वो एक बलरामपुर के राजा साहब थे, उनके यहाँ इस इच्छा से गए कि हमें कुछ दान दीजिए, विश्वविद्यालय बना रहे हैं। तो वे ठीक है, क्या चाहिए आप? उन बोले सिर्फ बाउंड्री बनवाते थे। तो ठीक है, बनवा देंगे। उनका मंत्री आया, उनके कामिंग बताया कि आपने सोचिए समझे बगैर आपने निर्णय ये दिया है, कई किलोमीटर में है। उस टाइम जब विश्वविद्यालय बना था, काफ़ी समय हो गया, तो उन्होंने कहा अब तो हमने वचन दे दिया, जो भी होगा हम करके दे। लेकिन उसी दौरान वो एक नवाब साहब की बात चले गए भिक्षा कहीं लखनऊ में, नवाब का नाम याद नहीं, बताने की वजह से बोले हमें विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, उसके लिए कुछ आपसे दान चाहता हूँ। तो उन्होंने जूता दे दिया, जूता उतार के देते, मतलब एक किस्म से इंसल्ट किया। उन्होंने कहा ये भी हमारे सिरोधारी है, आपने प्यार से दिया है, हम इसको भेजा। उन्होंने दूसरे दिन चौराहे पे उसको रखवा दिया सजा के, और बोला ये नवाब जो भी उनका नाम था, उन्होंने हमें विश्वविद्यालय का निर्माण के लिए हम उनके पास गए थे, तो उन्होंने ये जूता हमें दिया है, मैं इसकी नीलामी करना चाहता हूँ। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। उससे नवाब के पास एक बंदा गया कि आपने ये क्या किया, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। भाई ऐसा करते हैं? उसने बोले हाँ। बोले उनको फटाफट बुलाइए। बोलाए, बोले भाई मेरे से गलती हुई, जूता मेरा वापस कब, और जो धन चाहिए ले जाइए। तो ये होती है बुद्धि। और एक जब संकल्प कर लेता है इंसान, उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा बनाएंगे जो भारत देश में एक अनोखा, और बना दिया। विश्व में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने शून्य का ज्ञान दिया था, और गार्गी ऋषि ने नक्षत्रों का ज्ञान दिया था। और हमारे सबसे पहले जो शल्य चिकित्सक थे वो ऋषि सुश्रुत मुनि थे, जिन्होंने पहली शल्य चिकित्सा विश्व में भारत से शुरुआत हुई थी। दूसरा चरक मुनि के बारे में जानते होंगे, 1 लाख जड़ी बूटियों का ज्ञान इनको जबानी किया था, मतलब कंठस्थ। और शतरंज की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई, शतरंज खेल की शुरुआत भारत देश से ही है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसकी वजह से हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत देश महान। इस तरह से भारत को हम महान कहते हैं। अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित यूनिवर्सिटी है तो थोड़ी सी बात करेंगे। विद्या हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जब हम 9th में या 10th में पढ़ रहे थे तो एक कुछ लाइनों में एक लेख लिखने को मिला संस्कृत में, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। ऐसे कैसे भाई? पैसा होना चाहिए या विद्या होनी चाहिए?
विद्या वे कृत्य वर्तते। फिर उसके गुण बताए कि विद्या, विद्वान व्यक्ति या विद्या क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताया कि विद्या वे कृत्य वर्तते। विद्या ही एक ऐसा धन है जो व्यय करने से बढ़ता है। विद्या चोरम न चोर्य, विद्या ही एक ऐसा धन है जो चोर चुरा नहीं सकता। आप विद्वान हैं, अब लंदन चले जाइए या कहीं अमेरिका जा रहे हैं, आपका बैग चोरी हो गया, सारा सामान चोरी हो गया कहीं, आप क्या करेंगे? अगर आप विद्वान हैं तो आपको वहाँ भी धन मिल जाएगा, आप अपने बुद्धि से धन प्राप्त कर लेंगे। विद्या भ्राता न विभेते, विद्या एक ऐसा धन है जो भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। विद्या विदेश गमने सुबंधु जनाब हो, जैसे बताया कि जो है आपका धन चोरी हो जाए तो भाई के समान साथ देता है। विद्या राजा न हरत, विद्या ही एक ऐसा धन है जो राजा हर नहीं सकता। विद्या भ्राता न विभजते, विद्या भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। आप दो भाई हो, एक आदमी एक ने पढ़ाई किया हो और एक ने पढ़ाई ना किया हो, लास्ट में जब हिसाब किताब होगा तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है वो हिस्सा कैसे देगा? विद्या ददाति विनयम, विद्वान व्यक्ति विनयी हो जाता है, सलीका आ जाता है। और एक छोटा सा उदाहरण ले कि एक 5वीं क्लास पढ़ा हुआ बंदा और एक अनपढ़ बंदा, दोनों ड्राइवर हैं, और किसी बॉम्बे दिल्ली कहीं का भी रास्ता जाना हो उसे, और रात को 2 बज रहे हो, चौराहे पे पहुंच गया, साइन बोर्ड लगा हुआ है। अब जो अनपढ़ है वो क्या करेगा? वो अंदाजे से किसी भी रास्ते पे चला जाएगा, तो 2 बजे वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं होगा, हो सकता कोई वाहन भी इतना फास्ट ना जा रहा हो, गलत रास्ते पे चला गया और 100-200 किलोमीटर आगे चला गया। अब उसको फिर पता चला कि हम तो गलत आ गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ। और 5 क्लास भी बंदा अगर पढ़ा हुआ है, 5वीं क्लास भी पढ़ा हुआ है, तो आजकल इंग्लिश का, अब तो ज़्यादातर इंग्लिश में देते हैं लोग, कई जगह हिंदी में भी साइन बोर्ड होते हैं, तो वो सही रास्ते पे जाएगा। अब आप बताइए, इसी को कहते हैं विद्वान व्यक्ति के 4 आंखें होती हैं, पढ़े लिखे की 4 आंखें हो जाती हैं। अब विद्या जो आपकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? इस धरती पे सर्वप्रथम गुरु कौन है? माता पिता। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी जब पैदा होते हैं तो हिंदी सीखने के लिए कोई प्रोफेसर या टीचर कोई नहीं आता, माता पिता से हमें सीखना होता है। और इस धरती पे माता पिता ही हमारे भगवान स्वरूप हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान ईश्वर तो सबके लिए, पूरे संसार के लिए, लेकिन माँ बाप आपके जो है प्रथम भगवान भी हैं और प्रथम गुरु भी है। भगवान श्री राम जब सवेरे उठते थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा थे, तुलसीदास जी ने दुआ लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम है माता। सर्वप्रथम जो भगवान राम थे वो माता पिता के चरण छूते थे, गुरु के चरण छूते थे, फिर अपने कार्य में लगते थे। और मेरा तो ये कहना है कि सुबह उठ के सर्वप्रथम अगर माता पिता जीवित हैं तो उनके पैर छुएं, नहीं तो उनको वैसे प्रणाम कर लें, माता पिता को, गुरु को, गुरु भी वहाँ उपस्थित नहीं होंगे। और सर्वप्रथम जिससे मुझे जीवन मिला है, ये शरीर किससे निर्माण हुआ है? पंच तत्व यह रचित शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जिस चीज से मेरा शरीर बना है, क्या उन देवी देवताओं को या जो भी हमें ये जीवन मिला है उनको धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अब छित माने पृथ्वी, जिससे सब कुछ है, आज हम पृथ्वी पे ही सब कुछ पा रहे हैं। अब चाहे धन दौलत कह लें या कुछ भी कह लें, वस्त्र भी है, खाना पीना सब कुछ। तो सर्वप्रथम हमें पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। छित जल, जल माने पानी, पानी के बगैर जिंदगानी नहीं, जल है तो कल है। छित जल पावक, अग्नि, 1-2 टेम्परेचर कम हो जाए तो कहेंगे भाई इनका तो गड़बड़ हो रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। और ज़्यादा हो जाए तो कहेंगे बहुत तेज बुखार हो गया। तो टेम्परेचर भी, जो ताप है, अग्नि है, छित जल पावक गगन समीरा,
गगन मानव आकाश, आकाश तत्व नहीं है तब भी नहीं जीवित रह सकते। तो ये 5 तत्व से जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, हमें उनको सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करने के बाद उनको धन्यवाद देना चाहिए। अगर सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तब भी उनको प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा संस्कार भी कहता है। और गुरु की वंदना तो आप जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जिन गोविंद देव बताए। तो गुरु मतलब ये समझ लीजिए कि आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भी किसी ने लिखा होगा। चारों वेद, 4 वेद किस लिए बनाए गए? ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने, जो उनकी पत्नी थी माँ सरस्वती, सरस्वती से तो पैदा नहीं हुए 9 ऋषि सप्तर्षि, और नारद जी, ऐसे कितने लोगों को उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग अंग से प्रकट किया। फिर मनु और शत्रुपा को पैदा किया, फिर उससे हमारी सृष्टि चली। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे देवी देवता हैं उनको भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। भगवान जिसने सृष्टि रची है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कहा, एक बाप था अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटा भगवान की प्रार्थना करो, भगवान हमें ये दिए हैं वो दिए हैं, और वो समझाता था कि जो है भगवान को मानिए। कहता कुछ नहीं, किसने दिया, कैसे दिया? बोला नहीं, भगवान ने ये सृष्टि रची है। बोले मैं नहीं मानता। वो आजकल बहुत सारे समाज में ऐसे तत्व हैं जो उल्टा समझाते हैं। द केरला स्टोरी देख लीजिएगा तो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो उसने कहा कि भाई ये ऐसे मानेगा नहीं, इसको किस तरीके से समझाना पड़ेगा। तो पिता ने क्या किया कि शाम को जब खाने के टेबल पर बैठे तो उसने एक सादा पेपर रखा और बेटों को बोला कि बेटा एक तो बीचों बीच में रख दे, सिर्फ उसको दिखाने के लिए, और पेन भी रख दिया। रात में पिताजी उठे और उसमें कुछ लिख दिए और फिर सो गए जाके। सवेरे आए तो बेटे को बोला, अरे ये किसने लिख दिया, ये क्या लिख दिया? शाम को तो बिल्कुल पेपर सादा था, ये किसी ने तो जरूर लिखा। बोला ना मैं दे दो। किसने क्या? भाई आपने लिखा है? बेटे को पूछा, बोले नहीं। तो बोले बगैर लिखे हुए कैसे लिख दिया? बोले हाँ ये तो बात सही है कि बगैर लिखे हुए सादे पेपर पे लिखा नहीं जा सकता। तो बोले यही मैं तुम्हें समझाता हूं कि जो सृष्टि का निर्माता कोई तो है जिसने ये क्रिएशन किया हुआ है। ऐसे अपने आप संरचना नहीं हो जाती है, इसका संरचना करने वाला वही ईश्वर है। फिर उस दिन से वो अपने बाप की बातों से आगे सहमत हुआ। ऐसे एक और छोटा सा उदाहरण अगर चाहे तो देता हूँ। एक बेटा था, वो भी यही कहानी थी कि वो अपने बाप से तर्क पे तर्क करता जाता था। बाप कहता था कि बुरे की संगत मत करो। बुरे बहुत सारे सामाजिक बुराइयां हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, वो इनसे दूर रहने के लिए करता था। अब कहता था क्या होता है पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, मेरे अंदर संस्कार है, मैं कहीं भी बैठूंगा तो संस्कार की वजह से मैं किसी से प्रभावित नहीं होंगे। वो बोले अब इसको कैसे समझाएं? एक बार वो मार्केट से सेब लेके आए, एक टोकरी सेब, और उसमें एक सड़ा हुआ सेब ले आए और बीच में रखे, और बेटे को ही बोला कि उस टाइम फ्रिज जरूरत तो होता नहीं था, बोले अलमारी में रख दो। बोले पिताजी इसमें एक सेब सड़ा हुआ है। बोले कोई बात नहीं बेटा, रख दो। तो उसी के हाथ से अलमारी में रखवाया और सुबह उसी के हाथ से उस सेब की टोकरी में उगाया। तो देखते हैं कि उसके किनारे जितने सेब थे जो उसके टच में थे वो सब सड़ने लगे। तो बेटे को बोला कि भाई ये क्या है? तो एक ही सेब सड़ा हुआ था, सारे क्यों सड़ गए? बोले पिताजी आपने उसके बीच में रख दिया और सारे साइड में लगे हुए थे वो सड़ गए। बोले मूर्ख, मैं यही समझा रहा था कि कितने भी आप अच्छे हैं, अगर कोई भी बुरा संगत करते हैं तो संगत का असर ऐसे पड़ता है, प्रभाव पड़ ही जाता है। इसलिए बुरी की संगत ना करें। संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। ये सुना होगा मुहावरा, इसका भावार्थ क्या है? संगत ही गुण होता है। अगर अच्छी संगत में बैठेंगे तो अच्छा गुण मिलेगा, गुणवान व्यक्ति के साथ बैठे।
बुरे की संगत बैठेंगे, जैसे मान लिया कोई चोरी डकैती करता है, अनाचार करता है, तो वो उसी की बातें करेगा, और जो अच्छा होगा अच्छी बातें करेगा। जैसे उदाहरण दिया गया कैसे, बांस फांस और मिश्री, लेमन जूस देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग तो खाते ही भी थे बचपन में। उसमें एक लकड़ी लगी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, लेकिन उसके ऊपर जो मिष्ठान लगा होता है उसकी वैल्यू जाता है, तो लेमन जूस करके बिकता है, मतलब वो लकड़ी भी उसी के भाव बिक जाती है। इस मुहावरे का मतलब ये हुआ कि लकड़ी के साथ जो लगा हुआ है वो चाहे उसकी वैल्यू कम थी लेकिन वो उसके भाव बिक गया, इसीलिए कहते हैं बांस फांस और मिश्री एक का ही भाव बिक गए। सो ये संबंधों का और संगति का बहुत बड़ा असर होता है। संबंध जैसे बताइए, संबंध का असर इतना ज्यादा होता है, आज की दुनिया का अगर उदाहरण ले, अगर बेटा कोई अनाचार करके आता है, दुराचार करके आता है, तो रिपोर्ट अगर होगी और वो तो नहीं है घर पे, तो सबसे पहले किससे पूछताछ होगी? माँ बाप से, क्योंकि आपका लड़का है। अगर माँ बाप भी नहीं है तो संबंध किससे? चाचा ताऊ, बुआ फूफा या भाभी, जो भी उस टाइम मौजूद, संबंध की वजह से। और फिर अगर कोई नहीं है तो उसके दोस्त, किसी से संबंध है। इस तरह से संबंध का बुरा असर, अगर वो गलत करके आता है तो उसका दंड उनको भी भुगतना पड़ेगा। मतलब किसी के घर पुलिस जाती है, गलत व्यवहार में बात करेगी, नहीं बताएगा तो और थोड़ा टाइट करेंगे। तो ये क्या हुआ कि संबंध अगर अच्छे हैं उसका प्रभाव देखिए, और इसका कुप्रभाव। कुप्रभाव तो ये हुआ कि आप बेइज्जत होंगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिले। लेकिन सदप्रभाव क्या है? अगर आपका बेटा इस यूनिवर्सिटी से टॉप क्लास का पास होता है और बहुत बड़े ओहदे पे काम करता है या देश के लिए बहुत बड़ा काम करता है, तो नाम किसका सबसे शुरू होगा? माँ बाप, इनका बेटा है, इनके दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं। जो रिश्तेदार पे दूर के होंगे वो भी कहेंगे ये तो हमारा रिश्तेदार है। तो इस तरह से संबंधों का असर पड़ता है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम अच्छे संबंध आपस में बना के रखें और दूसरों से भी अच्छे संबंध की आप इच्छा तभी रख सकते हैं जब आप स्वयं अच्छे हो। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो अपना, मुझसा बुरा न हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। ठेठ देहात जिसे कहते हैं, खास देहात, जहाँ 50 साल पहले बैलगाड़ी और साइकिल के अलावा कोई साधन, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था। साइकिल भी नहीं हुआ, मतलब पिताजी की साइकिल जो कहते हैं जमींदार होते थे उनके पास साइकिल होते थे, आम आदमी के पास साइकिल भी नहीं होती। ये करीब जब वो संभाला है 66 साल की उम्र हो गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि 5-6 साल बाद तो समझ में आने लगता है। उस टाइम मुश्किल से पिताजी की साइकिल किसी दिन मिलती थी, किसी दिन नहीं मिलती थी, जब हम पढ़ने जाते थे। और जब प्राइमरी में पढ़ते थे वो भी 2-3 किलोमीटर दूरी पे था। एक आना फीस होती थी उस टाइम। 5 नए पैसे का सिक्का काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा। 1 नए पैसे का तो देखने का हमारे ख्याल से सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हमने देखा है 1 आना फीस होते थे। उसके बाद हमने एडमिशन लिया 6th क्लास में, 6 से 10 तक, हाँ 6 से 12 तक था, नहीं 10 तक था। किसान विद्यानगर किसान हायर सेकेंडरी स्कूल, मोतीगंज, गोंडा, जो हमारे घर से करीब 8.5-9 किलोमीटर था। कैसे जाते थे? पैदल। पैदल जाना, पैदल आना, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कैसा भी हो, तो कितनी कठिन थी हमारे लिए वो पढ़ाई करना। फिर चलिए पैदल तो आदमी जा लेगा, कर लेगा, किताब का भी, किताब कहाँ से लाए? क्योंकि हम बहुत मीडियम फैमिली के लोग उस टाइम की भी, जमींदार भी थे, तब भी खेतों में कितना पैसा होता है, क्या होता है, वो आसान नहीं है बताना। आज भी जिससे बड़े बड़े किसान हैं उनके लिए भी अगर घर का कोई बाहर काम करता है तो पैसा
खेती भी अच्छी हो पाती है। नहीं तो बारिश हुआ, सारी फसल खराब हो गई तो क्या करेंगे। बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं खेती में। खैर, किसी तरह से हम पढ़ाई करते रहे। अब हमने कहा कि अब पिताजी और हमारे माताजी, क्या कहने हैं, हमारे पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे बड़े पिताजी सिर्फ वो हिज्जा लगा करके हिंदी पढ़ लेते थे। दादू जो बीच वाले थे, पिताजी भी कभी हिज्जा लगा कर वो दस्तखत वो सब मुश्किल से कर पाते थे। तो वो पढ़ाई का महत्व भी इतना नहीं जानते थे कि वो हमें सब कुछ त्याग के अपना सुख दुख किसी तरह से हमको पढ़ाने, ऐसा भी उनको लालसा नहीं थी। बट ये था कि हाँ ठीक है, पढ़ना चाहता तो पढ़े, जो उनको उनसे हो सकता था वो हमें सुविधा देते थे। मैंने सोचा 6th क्लास में मैंने सोचा कि अब हम क्या करें कि मैं अपना फीस भी दे सकूं, किताबें भी हम ला सकें। मेरे सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी। उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ व्यापार करना चाहिए। 6th क्लास में व्यापार, कुछ सोच सकता है? नहीं ना। 5 तक, मतलब 3 साल से ऊपर 2 साल का जब हुआ, 5 साल का हुआ, उस टाइम हम खेती करने लगे। खेती कैसे करने लगे भाई? खेत में जो कुछ लोगों को बसा रखा था, एक यादव फैमिली थी, वो खेती करते थे, तो उनके पीछे जाते थे हम। जो धान को जो है पहले बिठाने से पहले उसको बियाड़ बियाड़ बोलते हैं ना, उसको निकालना पड़ता है, उसमें रुचि लेते थे। फिर घास फूस निकाल के लेते थे जानवर के लिए, मशीन चलाने का प्रयास करते थे चारा काटने के लिए। ये सब 5वीं तक शुरू कर दिया था। 6वीं में हमने सोचा कि व्यापार करें, तो व्यापार क्या करें, कैसे पैसा कमाएं। तो हमने सोचा कि गांव में और क्या कर सकते हैं, यहाँ एक किराने की दुकान कर लेते। तो पिताजी को बताया तो उन्होंने भी सहयोग किया। शीशम का पेड़ कटवाया, रैक बनवा दिए, बेंच बनवा दिए, कुर्सी भी बना दिया हमारे लिए, टेबल भी बनवा दिए। कारपेंटर गांव में ही थे। और फिर हमने वहाँ मोतीगंज जहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ से जो भी सौदा होता था, सौदा कहते हैं ना वहाँ पे गांव में, हल्दी, मिर्चा, नमक, तंबाकू, बीड़ी, सब कुछ जो बिकता था समाज में, वो वहाँ से डेली हम थोड़ा थोड़ा पीठ पे लाद के लाते थे। और वो सवेरे शाम हमारे घर पे दुकान सवेरे शाम खुलती। जब हम पढ़ने जाते थे तब दुकान बंद रहेगी, जब आऊँगा फिर दुकान खुलेगी, नहीं वो तो कोई बात नहीं है। और फिर वस्तु बिन में होता था। वस्तु बिन में समझते सब लोग, बार्टर सिस्टम, राइट। वहाँ पे कोई गेहूँ लेके आ गया 2 किलो, जी हमको हल्दी मिर्चा दे दीजिए, तो पहले उसको तोलते थे, उसका मूल्यांकन करते थे, फिर उसके बदले में हम जो सौदा मांगते थे वो हम देते थे। इस तरह से धीरे धीरे हमने अपने पढ़ाई का इंतजाम किया। 10th में यह था कि जो है अगर टाइम से आप आगे पीछे हो जाएंगे तो परीक्षा फल में नहीं बैठ पाएंगे। बोर्ड परीक्षा थी, तो हमारे वही पास में एक रिश्तेदार रहते थे, इनका घर 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे था। उनके यहाँ रह के हमने पढ़ाई करना शुरू किया जब पेपर देना होता। उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की और 10th पास किए। 10th पास करने के बाद ये हुआ कि अब इंटरमीडिएट करें। घर की स्थिति फिर भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब दुकान भी नहीं हो सकती थी कि वो हमारे से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता था स्कूल। अब 20 किलोमीटर आना जाना तो सारा दिन तो आने जाने में लग जाएगा। फिर वही हमारे रिलेटिव जो थे, उनके घर पे वो वहाँ कमरा लेके गोंडा में रहते थे, और वो 5 भाई सब लेखपाल थे। और जो एक भाई उनमें से वो IAS की तैयारी कर रहे थे और लेखपाल का भी काम था। उन्हीं के घर से पढ़ाई करते थे, मोती जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे साथ रह लो और आना जाना इतना दूर नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, रह लेते हैं। बड़ा प्यार भी बन गया उनसे। अब रह तो लेंगे लेकिन फीस, इंटरमीडिएट की फीस भरनी है और कुछ ठीक ठाक कपड़े भी पहन के जाने हैं। हमने एक विचार बना लिया था कि मैं पिताजी से, माताजी से फोर्सफुली हम नहीं कहेंगे कि हमें किताब ला के दीजिए, कपड़े दीजिए। डिमांड जो माँ बाप से डिमांड
भाई उनकी स्थिति हम समझते थे, तो हमने उनसे डिमांड नहीं किया। मैंने कहा अब हम अपना खर्चा कैसे चलाएं। तो कुछ दिन तो उनमें से जो एक रामेश्वर शुक्ला वो करते थे, जो हमारे आज कंपनी में जीएम है, वो बाद में 28 साल तक बैंक मैनेजर रहे। फिर मैंने उनको बैंक मैनेजर से छुड़वा के अपने फैक्ट्री में अपने साथ रखा हुआ है। तो वो उस टाइम आईएएस की तैयारी करते थे, तो कहते थे तो हमारे हल्के को आप देखो। हल्का मतलब लेखपाल का जो क्षेत्र हो, तब कोई नकल बनवाने आता था तो उस टाइम 5 रुपया मिल गया, 2 रुपया मिल गया, इस तरह से भी थोड़े से आमदनी बढ़ी। लेकिन फिर भी मैं कहता था कि मैं इसी पे निर्भर क्यों रहूं। अब मैं गोदा में कैसे अपना खर्चा चलाऊं। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि गांव में उस टाइम खाद की बड़ी किल्लत होती थी, डाई खाद, यूरिया खाद जो फसल के लिए होता है। तो कोटा बनता था, जिसके पास राशन कार्ड होता था उसी को उतना खाद मिलती थी, और उसी के हिसाब से डीजल भी जल्दी आसानी से नहीं मिलता था। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा, गांव में हर आदमी खाद नहीं खरीद सकता था, हर आदमी डीजल की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि बहुत ट्यूबवेल बहुत कम लगे हुए। तो मैंने कहा कि भाई कुछ तरीका इसमें निकल सकता है, ये स्वतः। अब ये स्वतः क्यों कह रहा हूँ, ये भी मेरा कोई बड़प्पन नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान, बहुत सोचने लगा, बहुत समझने लगा। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हर किसी के जीवन में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो भाग्य, कर्मा फल जिसे कहते हैं, और दूसरा कर्म। संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसमें जो अर्जुन को समझा रहे थे, उसमें भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पूरा श्लोक नहीं याद है। उसमें उन्होंने कहा था कर्म करिए, फल की इच्छा न हो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो आप जैसा करोगे उसी के अनुसार फल हम देंगे, फल मिलेगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जब भाग्य ही सब कुछ करता है तो मैं क्यों करूं, भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उसका भी वक्तव्य आया था, जो अक्षय कुमार है, उसने भी ये कहा था कि 60% आपका भाग्य काम करता है और 40% कर्म, या उसको उल्टा कर ले, 40% भाग्य और 60% कर्म। बगैर भाग्य के आप लोग यहां भी नहीं बैठे। इस भारत देश में कितने बच्चे हैं जिनके भाग्य में है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो कर्म करते हैं तो ज्यादा मिलता है। कर्म से भाग्य की रेखाओं को बनाया जा सकता है। अब कर्म कैसा करना चाहिए, ज्यादातर लोग कर्म से भागते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं। आसान, बहुत आसान कोई रास्ता नहीं। जैसे आज ये जो टेबल बना हुआ है, या जो स्टील जिस पे कुर्सी हमने बनाया है, किससे बनाया है? लोहे से। लोहा किस रूप में निकलता है खानों से? बुरादे के रूप में। फिर उसको परिवर्तित किया जाता है, सिल्ली बनाया जाता है उसका, फिर उसको किस डिग्री पे पिघलाया जाता है, उसके बाद आप जो चाहे उससे बना सकते हैं। हथियार बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ये मनुष्य का जीवन की है। आप अपने आप को उस डिग्री टेम्परेचर तक, उतना तक अपने आप को तपाना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो चाहेंगे वो सबको मिल सकता है। अब मैं कहूँ कि नहीं भाई मेरा तो कर्म है, मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मेहनत किया, तो मैं यहाँ आगे आया हूँ, आज मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे भाग्य में लिखा हुआ था और हमने कर्म भी किया। भाग्य तो सबका है। अब दोनों चीजें रख दीजिए कि भाग्य और कर्म। तो भाग्य के लिए तो आज आपको कुछ करना नहीं, भाग्य तो जो पहले किया हुआ उसका फल मिला है। इस पे भी दोहरा मैं बताऊं तो हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुलसीदास जी कहते हैं ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि यही है। बड़े भाग्य से मानुष योनि मिलती, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी यह योनि दुर्लभ है। जैसे
जो देता है वो देवता हो जाता है। देवता जैसे वायु देवता है, अग्नि देवता है, वो मनुष्य योनि नहीं पा सकते। वो रूप धारण करके कुछ क्षण के लिए आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं रह सकते, ऐसा ग्रंथों में बताया गया। तो सुर दुर्लभ, देवताओं को भी योनि दुर्लभ है, लेकिन वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कि ये मनुष्य योनि पा करके ही आप इस धरती पे हर तरह का कार्य कर सकते हैं। आप पूजा पाठ करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और समाज सेवा करके समाज को सुधार सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब आप मनुष्य योनि में। अब जो मछली योनि मिली है जिनको, जो कीड़े मकोड़े की योनि मिली है, आप तो हाथी को भी, जो मनुष्य कितना बड़ा होता है वो भी मनुष्य ही उसको काबू करके सिखाता है, फिर जो है उसमें सर्कस में दिखाता है। तो इसलिए मनुष्य योनि मिलना ही सबसे बड़ा भाग्य है। और भाग्य का फल मिलता कैसे है? ये मनुष्य योनि मिला ही क्यों आपको? क्योंकि पहले जन्मों में जो भी जन्म रहा हो आपका, उसमें कुछ ऐसे कार्य किए होंगे तो आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। ऐसे हमें जो आज करेंगे, भाई आज हम बैंक में कुछ कमा के धन रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल पाएंगे। या बैंक में खाता तो खुला हुआ है, पैसा नहीं डालेंगे और जाएंगे बैंक मैनेजर, मेरे का 2 लाख रुपए दे दो, देगा? आपने तो कमाया नहीं, कुछ रखा ही नहीं है। इसीलिए हमें इस योनि में कर्म करना पड़ेगा। और कर्म यही नहीं, अपना पेट पालते तो कुत्ते भी पाल लेते। आप अपने के साथ साथ जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य के बारे में हमारे पुराणों में बहुत कुछ बताया गया है। दशांश दान किया जाता है, सुना होगा काफी लोगों ने। किसी ने सुना है दशांश दान करना चाहिए? नहीं, नहीं, वन टाइम नहीं, हाँ वन टाइम। हमेशा जब भी आप, मान लिया आप सर्विस करते हैं, आप खेती करते, खेती में दान कैसे करते हैं? खेती में हम लोग भी दान करते थे। आज भी प्रथा गांव में है, अब तो लुप्त होती जा रही है, कि जैसे कोई भी भिखारी किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का आता है और वो अलग जगह आता है, माँ कुछ दे दे, चाहे वो किसी भाव से आता है, बेशक कुछ पैसे से वो कुछ गलत काम भी करता हो, वो गांव वालों के मन में वो भाव नहीं रहता। बस वो आया हमारे दरवाजे पे, हमें कुछ देना है, तो जिसके पास गेहूँ होगा गेहूँ दे देगा, चावल दे देगा, धान दे देगा, कोई पैसा है तो पैसा दे देगा, उसको हर तरह से दान करता है। फिर गांव वाले क्या करते हैं? मंदिरों में जाके दान करते हैं। भाई उनको नहीं समझ आता मुझे क्या दान करें, तो मंदिरों में ये प्रथा थी। ये दान प्रथा मंदिरों में क्यों रखी गई? ये भगवान के नहीं रखी। भगवान पैसा चाहिए आपसे, भगवान को पैसा चाहिए? आप बताइए। जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सब कुछ आपको दे दिया, उसको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर का ही निर्माण क्यों किया जाता है? और मंदिर में मिलता क्या है? इसका भी कई उदाहरण हमें मिले हैं। अभी फिर उसी पे आएंगे अपने जीवनचर्या में, लेकिन कुछ बीच में बातें जो होती हैं मन में आ जाती हैं तो बात कर लेता हूँ। क्योंकि ये दशांश दान करने की प्रथा हर धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जो मंदिर बनाया जाता है उसका गुम्मत देखेंगे तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सबके गुम्मत बने हुए और ऊंचा गुम्मत होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान का जो ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उस जगह पे। तो आप जब भी वहाँ भगवान के तरफ अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको सुकून मिलता है, आपको लगता है कि भगवान हमारी बात सुन रहा है। और जो शिवलिंग कह लें या किसी की मूर्ति कह लें, वो प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, उसमें ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा आपको मिलती है। ऊर्जा हम एक दूसरे से भी लेते हैं, सुना होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि प्रणाम, नमस्कार, हाथ मिलाना, हक करना क्यों बनाया गया है? प्रणाम किस लिए किया जाता है? कोई बताए? सम्मान। ये एक कैटेगरी कि सिर्फ सम्मान के लिए नहीं, ये एक सिस्टम बनाया गया था ऊर्जा ट्रांसफर करने का। जो गुरु होते थे उन दंडवत प्रणाम करते थे और गुरु के चरण हमेशा खड़ाऊ पहने हुए देखे होंगे। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर जो हम कहते हैं बड़ों का पैर छूना चाहिए, गुरुजन का प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जो बड़े हों। अब वो बड़े किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, चाहे वो रविदास जी भी हो या तुलसीदास जी हो, कोई भी, मतलब किसी का नाम ले ले। हमारे जितने ऋषि मुनि थे प्रणाम क्यों करते थे? क्योंकि जैसे हम किसी को टच करेंगे, अगर उनमें ऊर्जा ज़्यादा है और हम में कम है तो हमें उनसे ऊर्जा ट्रांसफर हो जाए। जैसे बल्ब कहीं लगा हुआ है, यहाँ स्विच पे जैसे बटन ऑन करते हैं फटाक से वहाँ लाइट जल जाती है। ऐसे हम पाश्चात्य देशों में हाथ मिलाने का प्रक्रिया है, यहाँ तो चरण छूने का। अब चरण छूने का दूर से कह दिया हाय डैड, गुड मॉर्निंग, ये तो एक भाव हुआ। लेकिन अगर प्रणाम करना है तो जब आप शरीर को टच करेंगे, सच में ऊर्जा आपको तब मिलेगी। चाहे हाथ में लाएं, हक करने का, कुछ कंट्री में हक करने का सिस्टम है, हक करना भी पूरा ट्रांसफर हो जाता है। और बड़े बड़े गुरु जो होते हैं वो तो बोल लोग अब तो पैर भी जल्दी नहीं छुआते, कहते मेरी ऊर्जा ज़्यादा नहीं चली जाए। लेकिन ऐसा है, बहुत सारे जो एक हम जिनके अभी शायद अभी हैं, वो शायद वो या पर गए हैं, याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़े संत हैं। मैं उनका गया पैर छूने के लिए तो वो तुरंत पैर हटानी है और एक फल दे, देखा ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी जो संस्कार बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे की ऊर्जा प्राप्त करें, एक दूसरे को दें। कहते हैं बड़े भाई का पैर छू, अरे बड़े भाई का क्यों? क्योंकि बड़े में ऊर्जा ज़्यादा हो चुकी है। माता पिता के पैर छू, तो इस तरह से ये जो संस्कार है हमें इसको मानना चाहिए। और ज़्यादातर पैर छू के, जब भी आप पैर छुएंगे, अच्छा पैर और हाथ में क्यों? हमारे ये 20 उंगलियों से ऊर्जा का स्रोत ज़्यादा होता है, ट्रांसफर बहुत जल्दी। जैसे ऐसे किसी को करेंगे तो वे होता है ना, किसी को गुस्सा करना, मैं बताऊंगा, ऊर्जा उसमें भी है लेकिन वो गुस्से का भाव है। इस तरह से ऊर्जा ट्रांसफर करने का भी एक सिस्टम बनाया गया था। अब हम आते हैं उस पर कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, बिजनेसमैन कैसे। तो जब वो इंटर में पढ़ने लगे तो जब पैसे का अभाव हुआ तो गांव में जो लोग रहते थे उनका राशन कार्ड, हमने पूछा पहले कि आपको जो है खाद चाहिए, तेल चाहिए। बोले भैया कहाँ खाद ले जाएंगे, जो खेत है खाने के लिए हो ही नहीं पाता है, खाद के लिए पैसा चाहिए। तो हमने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके इस राशन कार्ड पे मैं खाद ले लूँ। बोले बेटा ले लो, हम क्या करेंगे इसको। ऐसे हमने डीजल का पूछा कि डीजल आपको नहीं चाहिए तो हम ले लेते हैं, उन्हें ले लो। हमने उसको मार्केट में बेच दिया, ले ले। अब सोचिए ये इस उसमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। कैसे? जैसे 100 रुपये का अगर खाद मिला तो जब हम उसको बेचने गए तो हमें 110 रुपया मिल गया, 115 रुपये मिल गया, 10-15% हमको मिल गया। अब हम उससे अपना खर्चा चलाने लगे, स्कूल की फीस हुआ, अच्छे कपड़े बनवाने लगे और साइकिल भी खरीद लिया। ये सब काम थोड़े दिन चला और इसके बाद इंटर पास हो। इंटर पास होने के बाद मैंने कहा अब हमें कुछ करना चाहिए। बी हुए कहाँ से कर पाएंगे, पैसा है नहीं। तो मैंने कहा हमारे पास तो और कुछ है नहीं, खेती है, खेती करेंगे। और चले गए, खेती पे जुट गए। खेती तो काफ़ी थी और जितना ज्ञान था उसके अनुसार हमने खेती किया। बहुत अच्छी फसल हुई, गेहूं की फसल, मुझे याद है गेहूं की फसल हुई, किसी तरह से कट के खलिहान में आ गई। और उसके बाद असमय बारिश जो होती है ना, जब कटाई मड़ाई का टाइम होता है तब अक्सर बारिश खूब ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अब उस टाइम थ्रेसर भी नहीं हुआ करता था और बैल जब वो सूखेगा कई दिन तक, बारिश हो गई, वो सारा फसल ही खराब होगी। मतलब गेहूं में से पौधे निकल आए, वो क्या कहते हैं, अंकुर। और मैं बहुत दुखी हुआ कि हमारी तो पूंजी, हमने पूरा मेहनत किया 6 महीने, और ये तो सब खत्म हो गया। अब हमारे पास पूंजी भी नहीं है और इसके लिए मैं क्या करूँ। फिर हम वहाँ से सोचे नहीं, अब मैं बाहर निकलूँगा। वो भावना कैसे आई वो बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक बंसी लाल यादव हुआ करता था, वो हमारे पड़ोसी के यहाँ हरवाहा था, मतलब वो हल चलाने वाला। लेकिन वो समय समय से दिल्ली आ जाता था।
समय पे वहाँ खेती बाड़ी कराया, फिर दिल्ली आ गया। 1 आध महीने दिल्ली रहा। दिल्ली में वो क्या करते थे हमें नहीं मालूम था पहले, ट्राली रिक्शा जो फर्नीचर ढोते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता था, जो गांव जाता था तब उसके पास बढ़िया कपड़े, नया कपड़ा सिलवाता था। और ट्रांजिस्टर, उस टाइम ट्रांजिस्टर बहुत बड़ी बात होती है। घड़ी 50 रुपये 100 रुपये में मिल जाती थी, टाइटन की घड़ी। और नई साइकिल। तो मैं कहता हूँ यार, हम तो जमींदार के बेटे हैं, ये हमारे पड़ोसी के यहाँ हरवाहा है और इतने शान शौकत से रह रहा है, इसका राज क्या है। तो जब हमने देखा कि अब हम ये भी नहीं कर पाएंगे, फसल खराब हो गई, हमने कहा चलो कहीं हम भी दिल्ली चल देखेंगे। अब वहाँ से निकले तो कुछ जान पहचान वाले थे, दिल्ली आ गए। अब मैं जिसके पास जाऊँ और मैं कहूँ कि मेरी कहीं नौकरी लगवा दो, तो सभी नाट जाए, मतलब मना कर दे। अरे भैया आए हो 4 दिन रहो हमारे साथ, खाना पीना खाओ, कपड़ा लत्ता बनवा देंगे, चले जाओ। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे पिताजी थोड़े दबंग टाइप के थे, मतलब हाँ, स्थिति बस उनको बदमाशों का साथ करना। क्योंकि 17 साल की उम्र में गांव वालों ने झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने उनको बहुत मार दिया था, मरने से बचे। तो फिर अपना बचाव करने के लिए उन्होंने लोगों की संगत की। तो लोग डरते थे, कहते थे ना भैया हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं लगवाएगा। नंबरदार को नंबरदार बोलते थे जिसके पास जमीन ज़्यादा हो। नंबरदार को पता चला तो भाई हमारा तो खैर, हमें परेशान हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं? फिर हमने कहा चलो ठीक है। वहाँ से मैं लुधियाना गया। लुधियाना में एक सुनार था, वो पिताजी का दोस्त था, उसका लड़का वहाँ काम करता था नट बोल्ट की कंपनी में। उसने कहा कि भैया यहाँ कर लो। तो हमने कहा यहाँ का इसके में तो जानकारी नहीं है, बोले चलो और जगह का। तो 1-2 जगह ले गया, दिखाया। एक जगह जो ये रिम की बफिंग होती है क्रोम की, तो बड़ा गंद उठता है उसमें से। और उसने कहा जहाँ कर लो, तो मैंने कहा जहाँ तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर एक किराने की दुकान पे ले गया, बोला यहाँ पे कर लो। मैंने कहा ठीक है। सवेरे वो छोड़ आया। अब वो दुकानदार था, उसने हमें आजमाना चाहा कि ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और हमारी आदत भी नहीं थी कि हम इतने देर तक खड़े रह सकते। और वहाँ स्टूल भी नहीं देते थे, जो किराने की दुकान पे होती है वो स्टूल से कुछ नहीं देते, आप तोलो और कस्टमर की बात सुनो। लुधियाना में मैंने सवेरे से शुरू किया, तो दोपहर में कोई साथ में मंदिर था, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होना था, तो जो हुआ वहाँ दरी वरी बिछवा हो जाता, तो कोई बात वो भी करके आ गए। अब शाम तक खड़े खड़े मेरे दोनों पैर थक गए बहुत ज़्यादा। शाम को मैं गया, मैं कहा भैया हम ये नहीं कर पाए। फिर बोला भैया फिर तो आप, तो हो सकता था हमने किया आप जाइए वापस। फिर मैं दिल्ली वापस आने का प्लान किया। तो दिल्ली आने के लिए फिर हमें एक ट्रेन मिली, जिसमें इतनी भीड़ थी कि बंदा किसी जगह बैठ नहीं सकता था। क्योंकि उस टाइम जगजीवन राम किसी पद पे थे, मंत्री थे या क्या थे मालूम नहीं, उनकी रैली थी, तो बहुत भीड़ थी। हमने कहा मुझे दिल्ली तो जाना है, क्योंकि यहाँ से तो विदा लेके आ गए हो। अब जो ट्रेन का जॉइंट होता है उस पे जाकर खड़े हो, वो डिब्बे के साइड में थोड़ा सा सहारा मिला। अगले 2-1 स्टेशन पे जब भीड़ खत्म हुई, तो किसी तरह से हम डिब्बे में गए, दिल्ली पहुँचे। फिर अपने लोगों के पास गए, भैया हमको लगवा दो कहीं ये फिर पर। खैर गांव में झगड़ा हो गया पिताजी से किसी का। तो फिर मैं वापस गांव गया तो वहाँ पे देखा कि जो है स्थिति क्या है। उस स्थिति के अनुसार फिर हम भी उसी में संगति ही गुरुबोध लग गए। उसमें क्या हुआ कि लोगों का जो साथ मिलना शुरू हुआ, वो कुछ अनर्गल लोग, जैसे मार काट करने वाले लंबरदार, तुम्हारे को ये बोल दिया, उसको चल के मार देंगे, इसको कर देंगे। इन सब चीज़ों से मैंने कहा यार तो रास्ता ही मैं भटक जाऊँगा, हमको ये नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या करूँ? फिर मैं वहाँ से निकला, बॉम्बे गया।
बॉम्बे में भी कुछ हमारे जान पहचान के लोग थे। एक गुरप्रसाद शुक्ला है जो सब्जी मंडी में वो काम करते थे, मुकादम का काम करते। मुकादम मतलब ठेकेदार होता था जो ट्रक को उतरवाते हैं तो वो पर नग के हिसाब से लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ हमारे साथ लग लो। अब वो मंडी, सब्जी मंडी कभी जाएं अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग, इतना बदबू आता है जिसका जवाब नहीं। सड़ी हुई सब्जियां और पत्ते, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन, उसके बाद वो गंदा नहीं लगता, मतलब बदबू नहीं आती है। खैर, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है जितने दिन तक कर सको करो, फिर वो नौकरी कहीं ढूंढेंगे। तो एक हमारे मतलब रिश्तेदारी में आते थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हें हम सवेरे जो एक दुकान लगाता हूँ, वो क्या करते थे, वहाँ से 2-4 बोरा गोभी खरीद लेते थे और रोड पे रख के बेच लेते थे। कुछ तो हेरा फेरी से निकाल लेते थे वो, और कुछ खरीद के लाते थे। वो हमें बाद में पता चला। तो बोले यहाँ खड़े रहो, हम आपको 10 रुपया दे दिया करें। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ दिन तक हम 10 रुपया, 2 या 3 दिन तक 10-10 रुपया दिए, तो हमारा खर्चा भी चलने लगा। अब ये हुआ कि मैं जो है आगे कैसे करूँगा, कब तक निकला 10 रुपये। तो संजोग क्या होता, भाग्य किसे कहते हैं। हमारे भाग्य में एक बंदा आया जो बेवड़ा, बेवड़ा समझते हैं किसको कहते हैं, दारू पीने वाले। वो आया, छोटे से कद का था, मूछें ऐसे थी। आया, अरे पांडे जी तुम कल से हमारे साथ काम करो। मैंने कहा हम क्या काम करेंगे। बोले जो तुम काम करते हो उनके साथ ना करके हम दोनों खरीद के लाएंगे, दोनों बेचेंगे, दोनों बराबर का हिस्सा। तो हमारे मन में आया ठीक है कर लेते, क्योंकि उनको हमें तो खड़ा कर देते बेचारे, हमारे ऊपर रहम खा करके 10 रुपया दे देते थे। तो उसके साथ हमारे पास जो भी 150 रुपये मेरे पास थे, 150 रुपये, इससे ज़्यादा पैसा लगता नहीं था। 40 साल पहले की बात करता हूँ। तो हम वहाँ सब्जी खरीदे और रोड पे बेचना शुरू किया। संजोग से उस दिन मुझे करीब 100 रुपया आमदनी हो गई। तो 50 उसको दिया, 50 मैंने रखा। यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, सब्जी का धंधा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वो तो दूसरे दिन आप जानते हैं बेवड़े का क्या हाल होता है वो दूसरे दिन नजर नहीं आया। लेकिन मैंने ठान लिया। देखिए आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, अपने जीवन की जो स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आप क्या सीखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कहीं से भी अगर पकड़ लेंगे तो जीवन में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। कठोर से कठोर समय है, जैसे मैंने कहा लोहा पिघलाना पड़ता है 1 डिग्री तक, वो भी सहना पड़ेगा। मान सम्मान, कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। जैसे आज हमें कोई सब्जी का धंधा करने का है तो शायद हमें छोटा नजर है, लेकिन मैं नहीं छोटा कहता। मैं कहता हूँ काम कोई भी बुरा नहीं होता। उसका उदाहरण बाद में बताएंगे। तो क्या हुआ कि हम फिर दूसरे दिन जो 50 कमाया वो, और जो अपने पास पूंजी थे उसे फिर हमने अकेले खरीद लिया। उस दिन हमें 100-150 रुपया प्रॉफिट हो गया। अरे मैं तो अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन खरीदा, और हाल ये हो गया कि वहाँ जो गाला के मालिक, गाला जिसके पास दुकान हो, गाला महाराष्ट्रीय भाषा में दुकान पर रहता है, तो सबके पास हमारी जान पहचान होने लगी। तो बोले आज आपने इतना माल खरीदा, कल से आप पर्ची दे दो। मैं पूना और नासिक से सब्जी आती थी वहाँ, तो फिर हम उस सिस्टम पे चलेंगे। उनको हमने पर्ची लिख दी, 10 बोरा मेथी चाहिए, 20 बोरा पालक चाहिए, 10 बोरा मूली चाहिए। इस तरह से सब्जी का लिस्ट बना के दे दिया। तो वहाँ जो ठेकेदार होता था वो भेज देता था। उसने मेरे नाम से भेजना शुरू कर दिया, पूरा ट्रक के ट्रक। अरे कुछ ही दिन में आप देखिए भाग्य कहाँ करवट लेती है। कर्म तो करना चाहिए। अब हम कहते कि यार छोटा काम है, कर्म से अगर हम मुकर जाते तो हम आगे नहीं जा सकते। हमने कर्म को अपनाया, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा कि ठीक है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। तो सेठ केदारनाथ पांडे लिख के बेचने लगा। आज भी वो पर्ची हमारी वाइफ ने संभाल के रखा हुआ है कि आप कभी सेठ केदारनाथ पांडे भी हुआ करते थे, भाजी जब बेचते थे तब। और इतना अच्छा बिजनेस चल पड़ा, 1 ट्रक की बजाय 2-2 ट्रक आने लगे, 3-3 ट्रक आने लगे। और वहाँ गाजर भी जो जाती है, गाजर और मटर के सीजन में गाजर मटर यहाँ दिल्ली के मंडी से जाती है, और 10 ट्रक 20 ट्रक 50 ट्रक ऐसे जाता है। और वो
मंडी में जब जाता है, जैसे पूरे बॉम्बे में बेचना है, तो वहाँ वो मराठी भाषा में अंदर ही अंदर ऐसे उंगली दबाते थे और सौदा तय हो जाता था कि 10 ट्रक माल बाहर खड़ा है, इसका ये रेट है। वो डन करते थे, तो वो वहाँ से लेके 5 ट्रक वहाँ पर अलग अलग जगह पे भेज देता था। खैर, हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे थे। हम वहाँ से जो खरीदते थे रोज बेचते थे, और 7 से 8 बजे के बीच में, मैक्सिमम 7 साढ़े 7, हमारे पास दुकान थी नहीं, फुटपाथ पे बेचते थे। अब फुटपाथ पे बेचते बेचते 3-4 लड़के हमारे पास हो गए जो रोज सवेरे 2 बजे आ जाते थे, और मैं 1 बजे उठता था, नहा धो के मंडी गया, सामान आ गया। हमारे गांव वाले जो 20 साल से 15 साल से वहाँ बोरा ढोते हैं, हमालीगिरी करते हैं, हमालीगिरी मतलब माल उतारना, वो कहने लगे भैया हम तो जिंदगी बिता दिए, हम बिजनेस नहीं कर पाए, तुम कैसे करें? हमारे लड़के को सिखा दो, कम से कम वो तो समझदार हो जाए, हम बेटा बुला लो। हम सिखाने वाली बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको कुछ सिखाने नहीं, एक जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ से जो शिक्षा मिलेगी, इसके बाद आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप अपने आप को आजमाइएगा। और आप जब दृढ़ संकल्प करें कि मैं ये बन के रहूँगा, कोई भी लाइन पकड़ लेंगे, कुछ असंभव नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं लिखा गया है। पहले तो 4 वर्ण होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का काम दूसरा होता था, आज हम बनिया का काम कर रहे हैं, शूद्र का काम कर रहे हैं, बोल दिया ऐसा करें। बेचना व्यवसाय करना तो बनिया का काम हुआ, लेकिन किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना वो शूद्र की कैटेगरी में आता है। तो आजकल ये कलयुग चल रहा है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अब कुछ नहीं रह गया, सभी एक भाव में हैं। सो कोई भी काम छोटा। फिर हमने क्या किया, वहाँ से करते करते बहुत आनंद आने लगा। रोज़ सवेरे हम अपनी दिनचर्या ऐसा बना लिए कि हम रोज़ सवेरे 8 बजे 1 बजे नहा धो करके जाते थे। जब बिजनेस ख़त्म हो गया, पल्ली होती थी जो बोरी, उसको पैक किया, चिट्ठी लिखा, रात को माल आएगा, हम दिन भर फ्री हैं। तो हम एक गीता होटल था, वहाँ खाना खाते थे। तो वहाँ वो चावल वाटी बोलते हैं, एक कटोरी चावल, दाल और ये सब, और हलवे को कुछ और बोलते हैं वहाँ पे, सीरा पूरी, हाँ सीरा पूरी लेते थे। बहुत आनंद आने लगा, और बॉम्बे हम घूमे, चौपाटी वगैरह घूमने भी जाने लगे, मतलब लाइफ में बड़ा आनंद आता है। उसी दौरान माता जी का टेलीग्राम आ गया गांव से, योर मदर सीरियस कम सून। ऐसे में क्या करेंगे हम, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि वही बात आती, माता पिता हमारे भगवान स्वरूप। मैंने कहा माँ से बढ़ के बिजनेस नहीं है, अब जाएंगे। फटाक से अपना बोरी बिस्तरा बंद किया और जंगल में बैठ गए। जंगल में हाल क्या होता था उस टाइम, घास फूस की तरह बंदे बैठते थे। गांव गया तो देखे माता जी एकदम स्वस्थ है, कुछ नहीं। मैंने बोला भाई ये हमारे साथ क्या किया आपने? बोले तुम्हारी शादी तुम्हारे पिताजी फिक्स करती है। तो वैसे तो आप आते ना, क्योंकि सुना था आप बिजनेस करने लगे हो। अब माँ बाप को उनको बिजनेस से क्या मतलब, क्या बिजनेस होता है इतना पता नहीं चलता। मैंने शर्त रख दी कि शादी करूंगा तो मैं अपने पसंद की करूंगा। अब वो सरपंच की लड़की थी, तो बोले भाई वहाँ तो संभव नहीं है, आप ऐसा बात करेंगे तो पिटाई भी हो जाएगी। तो मामा जी हमारे सूत्रधार थे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो कुछ भी हो, पढ़ने लिखने के बाद थोड़ा सा जो समझदारी आता है, अपने तरह से अपने जीवन साथी का चयन करने का हक होना चाहिए। और वो माँ बाप अगर ठीक से चयन कर लेते हैं तो ठीक है, मैं आप अपना सुझाव दे दे। तो शर्त रख दिया। तो मामा ने कहा ठीक है, पिताजी को नहीं बताना, इन्हें हमारा भी आना जाना बंद हो जाएगा, हम आपको मिलवा देंगे। इनका ठीक है। मैं गया, मामा के गांव के पास ही था, लड़के से मिला। अब कुछ जो संजोग नहीं होता ना, वो नहीं होता। मुझे लड़की पसंद नहीं है, अब बोलो कैसे? सरपंच की लड़की तुम देखने आए हो। पहले तो मैं मामा को बोला, मैं कहा ऐसा है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, अब आप देखो आपको जवाब कैसे देना है। मैं तो चुपके से निकल दे वहीं। तो बोले ठीक है। रात को मैंने उनको कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, रास्ता तो यही होता है, और वहाँ से वापस आ गया।
वापस आया घर पे तो अब पिताजी पूछे तो हमने कहा मामा से पूछ लेना, उनको बता दिया, हमें शर्म आती है बताने। और रात को ही हमने एक जो है जो बोरी वाला थैला होता था ना, जो खाद आती ना, उसका एक थैला सिला हुआ था और उसी में एक शर्ट और पैजामा और एक और कुछ था, हम गमछा समझा, वो हमने सिराने रख लिया। वो बोरी वाला इसलिए रख लिया कि उनको समझ नहीं आवे ये क्या है। और सवेरे 4 बजे मैं घर से भाग लिया कि सवेरा तो मामा से पता कर लेंगे, क्योंकि टेलीफोन हुआ नहीं करता था कि अभी फ़ोन करके पूछ लें, जब जाएंगे या बुलवाएंगे तो पूछेंगे। और भाग लो, मैं वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन पे आके छुप गया। और डर लगता था, क्योंकि गांव में भूत प्रेत भी बताते ना, रात में डर लगता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी था, खैर वो कहानी लंबी हो जाएगी। तो जब वहाँ आया, छुपे हुए थे, और जैसे ट्रेन आई फट से बैठ लिए, फिर दिल्ली आ। बॉम्बे क्यों नहीं गए? क्योंकि उस टाइम एक तो बिजनेस छूट गया था एकदम से, फैक्ट छोड़ के चले आए थे। दूसरा, बारिश के सीजन में वहाँ फुटपाथ पे बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉम्बे में बारिश होती तो महीनों महीने तो हुआ करती। मैंने कहा चलो एक बार फिर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली आया तो राजा आयरन फैक्ट्री, रानी झांसी रोड पे, 59 रानी झांसी रोड, वहाँ आए। उनको बताया, हमने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। बोले बेटा हमारे पास तो कोई काम है नहीं। मैंने कहा मैं रिक्शा चलाना चाहता हूँ। बोले रिक्शा चलाना चाहता। अच्छा, उस टाइम तक इसी दौरान हमने बीए का फार्म भर के प्राइवेट फर्स्ट ईयर पास कर लिया था। और सेकेंड ईयर भी ये सोचा कि जो है फार्म भर के पास कर लेंगे, लेकिन नौकरी करूँगा यहाँ। वो बोला नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं। मैंने कहा मैं रिक्शा चलाऊँ, हमें इजाज़त दे दो आपकी दुकान पे रिक्शा चलाने को। बोले ठीक है कोई बात। तो साइकिल चलाना आता ही था, रिक्शा चलाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि 10-5 बार जब लोग गांव वाले जाते थे तो उनके रिक्शे पे सामान जैसे अलमारी लोड करे तो अलमारी के ऊपर बैठ के चले जाते थे। तो तरीका समझ में आ गया था कि कैसे बात करना, कैसे रास्ता। तो हमने उस टाइम, हमारे ख्याल से ये 1981-82 की बात होगी, 82 या 83 की, रिक्शा चलाना शुरू किया। 1 महीना 22 दिन मैंने रिक्शा चलाया। अब उसके बाद हमने सोचा कि रिक्शा चला करके कहाँ से जीवन व्यतीत होगा, कुछ और सोचो। फिर हमने कहा मैं 3 व्हीलर चलाऊँगा, 3 व्हीलर चलाऊँगा, फिर 3 व्हीलर खरीदूँगा और खुद भी चलाऊँगा, किराए पे चलवाऊँगा, और एक हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। तो अशोका मोटर ड्राइविंग स्कूल फैज रोड पे है, उस टाइम था, वहाँ हमने है वो भी अभी भी है, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया। और रोज़ सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते थे 5-6 बजे, ये जो भोली भटियारी कहते हैं, या वो एक जंगल सा है, उधर जाके चलाते थे। 5-7 दिन चलाया। इसके बाद फिर गांव में कुछ ऐसी बात हो गई, फिर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। गांव गए, फिर पिताजी से किसी से झगड़ा हो गया था, फिर किसी तरह से झगड़े का निपटारा थोड़ा बहुत हुआ। मैंने कहा तो हमारी ज़िंदगी फिर बर्बाद हो जाए। फिर वापस दिल्ली आया, फिर सरदार जी के पास गया। हमने कहा अब हमें नौकरी दे। फिर उन्होंने बैठ के समझाया, बोला अगर तो आपको बार बार गांव में झगड़ा होता है, आपको वहाँ जाना है, तो जा करके वही काम करो। यहाँ तो अगर कोई काम करोगे, टिक के नहीं करोगे, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा, मैं तुम्हें सेल्समैन बना, लेकिन तनख्वाह मैं ज़्यादा दे दूँ, 240 रुपया तनख्वाह दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 240 रुपये उस टाइम 83-84 में खर्चा निकल। मैंने कहा ठीक है। अब हम वहाँ एज ए सेल्समैन का काम करने, और उधर बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए। जब वो टाइम आया तो जा कर के हमने वहाँ परीक्षा दिया और पास भी हुए, मतलब बीए हमारा कंप्लीट हो गया था। और जब यहाँ हम करने लगे तो वहाँ भी भाग्य ने हमारा बहुत ज़बरदस्त साथ दिया। जब एक टाइम एक कस्टमर आया था जो अमेरिकन एम्बेसी से आया था। हमको अंग्रेजी तो आप लोग हमारी बातों से समझ गए होंगे कि अंग्रेजी हमको नहीं आती।
तो आया तो मैं उसको जो भी जितनी आती थी टूटी फूटी उसको हमने समझाना शुरू किया। सरदार जी बैठे हुए फटाक से केबिन से बाहर आए, ये दो बढ़िया कस्टमर है। उन्होंने अटेंड किया, हमारी हेल्प लिया और वो कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया और बड़ा ऑर्डर दिया। और उस टाइम ऐसा कह लें कि जो 100 रुपये की चीज़ थी 200 रुपये में बेचा सरदार। अच्छा मार्जिन लिया 100%। और वो खुश होकर के मुझे 1% कमीशन का ऐलान कर कि बेटा 1% तेरे को कमीशन दूँ। हमने कहा ठीक है। अब मैं और मेहनत करने लगा। उस टाइम 2 सेल्समैन थे जो बहुत सीनियर थे। ईमानदारी की बात बताता हूँ कि ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। अगर आगे बढ़ना चाहता है तो बेईमानी से तो बढ़ना बहुत सफल नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर रास्ता चुनेंगे तो काफ़ी ऊंचाई पे जाते। तो क्या हुआ कि हम जो अलमारी बेचते थे सरदार को रात में ही बता देते इतने की बिकी है, सब क्या करो। ये फ़ोन नंबर, उस टाइम कुछ लोगों के पास लैंडलाइन फ़ोन थे, नंबर भी देता, ये लोग नंबर नहीं देते थे कस्टमर का, और उसमें से 300-400 रुपये डेली ये लोग निकालते थे और दारू और मुर्गा खूब डेली पार्टी होती थी। मैं उस समय था नहीं, तो सरदार को मैं भागेगा, वो बोले ये तो धंधा बहुत अच्छा है। एक तो ये जो लोग बेचते हैं उससे 20-25% ज़्यादा मार्जिन पे माल बेचता है और सारा पैसा हमें कभी घर पहुंचाना ज़्यादा हो तो घर पहुंचा के आता था, नहीं बात। तो विश्वास बढ़ गया और उन्हीं के प्रति विश्वास उनका टूटने लगा और उन दोनों सेल्समैन को कुछ दिन बाद उन्होंने निकाल दिया। वो पास वाली दुकान में एम्पायर सेफ कंपनी में वो काम करने, जिनका नाम एक का कपूर था, एक का सोनी था। अब हम वहाँ इतना ग्रो करने लगे कि 5-6 हज़ार रुपये महीना उस टाइम कमाने लगे। मैंने उसमें से 10 रिक्शा खरीद के किराए पे चला दिया। एक रिक्शे का किराया 100 रुपये मिलता। बिजनेसमैन देखो, 6वीं क्लास तो हूँ मैं। अब वो 100 रुपया किराया 1000 रुपये वहाँ से आने लगा इधर ये। फिर सरदार जी ने कहा बेटा ऐसा है, मेरा एक घर खाली पड़ा है तेरे को रहने के लिए दे। तो 6/11 बेस्ट पटेल नगर उन्होंने अपनी कोठी दे दी। अब हम अकेला बंदा, कोठी को कैसे हम संभालें, साफ सुथरा करके किसी तरह से रहने लगे। फिर लूना स्कूटर हुआ करता था, वो भी खरीद के दे दिया उन्होंने कि बेटा तुम आओ जाओ, बहुत अच्छे। तो ये जब भाग्य साथ देता है और कम करते जाएं, विश्वास जीतते जाएं लोगों का, तो अब आगे बढ़ते जाएं। फिर थोड़े दिन मैंने उनके यहाँ जो सर्विस किया, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल किया। मार्केट में हमारा नाम इतना अच्छा हो गया कि जिसका जवाब, अब सब लोग मार्केट के लोग सभी कहें कि वो लड़का क्या समझा देता है कि कस्टमर आता है और तुरंत वापस जाता है। मैं क्या करता था मैं बताऊं, जैसे कोई कस्टमर आता था तो पहले तो जो भी गुड मॉर्निंग हाय हेलो जो भी करना होता था करते थे। सर क्या चाहिए, बड़े अदब से अपनी भाषा में, देहाती भाषा में, तो ये चाहिए। तो वो एक प्रथा होती थी, जैसे अलमारी के बारे में, घर की अलमारी चाहिए, ऑफिस की चाहिए, 6 खाने वाले चाहिए, लाकर चाहिए, नहीं चाहिए, ये वो उसको उलझा देता था। तो फिर मैं कहता देखिए आपको हमारे में और जो मार्केट में आप खरीदने आए हैं, अब पैसा बड़े मुश्किल से कमाते हैं और इसको सही जगह उपयोग करना चाहिए, उचित दाम देना चाहिए। अब उचित दाम आपको कैसे लगेगा ये मैं थोड़ा सुझाव देता हूँ। सरदार जी हमारे रिश्तेदार हैं नहीं, मैं एम्प्लॉय में जाता, लेकिन हाँ यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती, पैसे जाता थे मैं, क्वालिटी के पैसे। वो जैसे कहते सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो मैं क्या करता था, वो कस्टमर हमारे बात सुने या ना सुने, मैं उसको पूरी अलमारी दिखाना, देखे CRC सीट लगी हुई है, वो गन मेटल का ताला लगा हुआ है, ये क्रोम के हैंडल लगे हुए हैं, इसमें 50 फुट टांग दोगे तभी नहीं झुकेगा, 16 गेज का पाइप है, अपना कन्विंस कर देता था खूब अच्छी तरह से। और मैं कहता था कि अभी आप मेरे यहाँ ऑर्डर मत बुक कराइएगा, अगर आप मेरे कहने से ऑर्डर बुक कराएंगे और कल को आपको पता चलेगा कि यहाँ से इस लड़के ने अलमारी महंगी दी है तो आप हमें मन ही मन में गाली देते। तो आप ऐसा करें, हमारे यहाँ माल देख ले और मार्केट का भी दिखा देता हूँ। मार्केट में क्या करता था, पीछे उनकी अलमारियाँ पड़ी होती थी ओस में, तो लाल पड़ जाती थी। मैं देखा देखो सारी तपी हुई चद्दर है, जंगली की चद्दर है,
और भट्टी का पेंट बोलेंगे, कुछ नहीं होता है, देखो कैसे पेंट करते हैं, बाहर देख लो झाँक के, मेरे यहाँ देख लो। हम बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट था, उसमें बनाते थे और कस्टमर को साइड से अलमारी खिंचवाते थे। ध्यान दीजिएगा, अगर अलमारी आगे से खींचेंगे तो जल्दी आपके तरफ आ जाएगी, साइड से खींचेंगे तो खींचेगी नहीं जल्दी। मतलब देखिए हमारी अलमारी का वजन क्या है, इतनी हैवी अलमारी दे रहा हूँ मैं। फिर उसकी नीचे वाले सेल में 18 गेज के लगाता था उस टाइम, और कस्टमर को ज़बरदस्ती पकड़ के उस पर चढ़ा देता था कि आपको जब ऊपर वाले खाने को इस्तेमाल करना होगा, जैसे बच्चा है या जिसका कद छोटा है, अलमारी तो 6.5 फुट की है, तो ऊपर वाला खाना कैसे इस्तेमाल, आपको इस पर पैर रखना पड़ेगा या स्टूल लाओगे बार बार। इसलिए हम इतनी हैवी अलमारी बनाते हैं, आप समझिए। और अगर मार्केट में जाओगे या ऐसे ही करना, उनकी अलमारियों पे नीचे वाले सेल पे चढ़ जाइएगा, तो हमारी अलमारी टूटती नहीं थी। और फिर मैं कहता था अब हमारे समझ लिए, अब आप मार्केट में जाइए। और जैसे जाता था, पहले जैसे सेल पे चढ़ने लगता था, एक आध बार ऐसा भी हो जैसे उसने पैर कर दिया, टूट गया। अब वहाँ गाली गलौज भी हो गई उसके साथ। और फिर उसने देखा, जैसे हमने पीछे दिखाया था कि उनके यहाँ जाना, पीछे देखना चद्दर कैसी है। वो बोला तो नहीं बोला तो जंगलों में चद्दर लगाते हैं। 2-4 दुकान मुश्किल से ज़्यादा था, वापस आ गया। और वो मांगा पैसा कस्टमर देता था। क्यों? मुझे पूरा विश्वास था कि इसको अगर वापस भेजूंगा इतना समझा के, तो ये चीज़ें सभी लोग नहीं समझाते, वो हमारे गुरुजी ने समझाया था, तो वो कस्टमर ले। अब हमारा परसेंटेज बढ़ा करके 1.25% कर दिया उन्होंने। अब मैं तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाने लगे। पड़ोसी जो थे, बिजनेसमैन कैसे बना उसके आगे बताओ। पड़ोसी एम्पायर सेफ कंपनी थी, उनके बेटे का नाम था रतिंदर पाल, अभी भी है, मैं उनको भी अपना गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने हमारे गांव वाले के जरिए मुझे संदेशा भिजवाया कि उसको बोलो मेरे से बात कर ले और मेरे यहाँ आ जाए। मैंने मना कर, मैंने नहीं जाना है। तो बोले पहले एक बार मिलवा तो दो। तो बोले ठीक है। जब उन्होंने कहा तो हमने कहा, गाँव वालों को कहना माने थे, गए मिलने। 7 नंबर फर्नीचर ब्लॉक में हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ जाओ, मैं आपको अभी लूना चलाते हो, मुझे नहीं, मैं मोटरसाइकिल दूंगा, 200 गज का फ्लैट दूंगा रहने के लिए, और 2% कमीशन दूंगा, पूरी लालच दे दिया। मैंने कहा आप सब कुछ दे दें, मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मैं अपना बिजनेस करूँ। यहाँ से शुरुआत होती है बिजनेस की। तो ये तू अपना बिजनेस क्या करेगा, अभी तो यहाँ सेल्समैन ही कर रहा है। मैंने कहा मैं कुर्सी बनाऊंगा। बोले तू राजा जैसी कुर्सी बना लेगा? मैंने कहा बिल्कुल। बोले अच्छा कैसे? मैंने कहा यहाँ से क्रोम होता है, यहाँ से फ्रेम बनता है, यहाँ से पहिया आता है, यहाँ से स्प्रिंग, सब तो मालूम है मुझे। बोले अगर तू राजा जैसी कुर्सी बना लेगा तो चल तो हमारे लिए कुर्सी बना। तो हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है भाई। मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बिजनेसमैन की जड़ में हमने 1 रुपया बिजनेसमैन नहीं लगाया है अपना। 1 रुपया जो गोल्ड सिक्का होता है वो भी मैंने अपना नहीं लगाया है। और आज 475 करोड़ पिछले साल हमारी टर्नओवर थी, और 2300 बंदे हमारे पास काम करते हैं, जिसमें स्टाफ और लेबर इंक्लूडेड है, शोरूम के सारे सब लोग। और अगले साल हमने 800 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है, जो पार कर ले दो बड़े अच्छे तरह से। जब वो प्रेशर दिए तो हमने कहा अपना काम मैं करूँगा, हमारे पास पूंजी नहीं है। तो बोले कितना चाहिए? तो हमने कहा डाईवे बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पैसा भी दूंगा। तो हमने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो ये पहले उनका शर्त था, आपस में दोनों सगे भाई थे। तो ये था कि दूसरे का एम्प्लॉय आप रख नहीं सकते डायरेक्ट, जैसे हमारे यहाँ छोड़ा तो दूसरा वाला साथ वाला नहीं रखता था, उसके लिए 3 महीने का टाइम। तो बोले 3 महीना तो दूसरी जगह काम करना पड़ेगा। तो हमने साथ वाले, बहुत छोटी सी दुकान थी, हमने वो भी कष्ट झेला। और उसको कष्ट नहीं कहेंगे, हम स्ट्रगल, हमने ज़िंदगी में इसको स्ट्रगल नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया तब यहाँ पहुँचे। मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, मैं कर्म करता गया और एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। 3 महीना वहाँ काम किया। 3 महीना जब पूरा हो गया तब सरदार जी ने हमें 2000 रुपया दिए, 10 की 2 घंटी। और तब तक शादी हो गई। अब शादी की कहानी में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। उसी शादी किया मनपसंद से। तो फिर जो है मैंने वाइफ को दिखाया, हमने कहा देखिए ये बिजनेस करने के लिए 2000 रुपया मिला है। तो बोले ठीक है आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब वहाँ जिसके दुकान में काम करते थे उसने भी रहने के लिए जगह दी थी।
अब वो ये हुआ कि तो जगह छोड़नी पड़ी, जगह छोड़नी पड़ी तो कहाँ जाए। तो अब एक हमारे चाचा ताऊ के लड़के थे, वो कहीं नौकरी करते थे, वो उन्होंने छोटी सी जगह थी वहाँ सामान वामान रखे, हम 10-15 दिन वहाँ गए और टाई का ऑर्डर दे दिया उसे 2000 में से। और एक आदमी, पहला बंदा हमने अपने फैक्ट्री में अपने लिए रखा कि चलिए हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। और डाई बनवाया पाइप मोड़ने वाली, फिर और पैसा लिया सरदार से, फिर बिल्डिंग मशीन वगैरह ये सब लिया, पैसा उन्हीं से लेते गए। क्योंकि उनकी एक शर्त थी कि आप कोई भी फर्नीचर बनाएंगे 1 रुपये का माल मार्केट में आप किसी को नहीं देंगे, सिर्फ हमारे को देंगे। मैंने वो उनके शर्त मंजूर कर ली थी। तो हम जब काम करना शुरू कर दीजिए तो वो बोले कि जो है जिसमें अलमारी बनती थी, उन्होंने बोला वो अलमारी हटा देंगे, हम वही डिस्प्ले करेंगे रानी झांसी रोड पे। 2 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने आप कुर्सी बनाओ यहाँ हाल में रखो, 2 महीने बाद हम वहाँ मुहूर्त करेंगे, बेचेंगे। मैं कहा ठीक है। तो आप लोगों को एक जान के बड़ी खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि ताली भी जरूर बजाइएगा। वो पहला व्यक्ति जिसको हमने अपने साथ रखा था वो सन 87, हाँ ऐसे उस टाइम था, वो आज हमारे साथ यहीं बैठे हुए, राज किशोर। और फिर हमने अपना काम जब शुरू किया तो इतना अच्छा, पता ये भाग्य का हुआ है, मेरे कर्मों का मैं नहीं कहूँगा, कर्म तो हम करते रहे। इतनी सेल होने चुकी कि मैं पूरा नहीं कर पाता था, रात दिन। फिर लेबर बढ़ाया, 15 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 50 लेबर हो गई। अब वो सेल्समैन जो वहाँ छोड़े थे 2, वो एम्पायर में आ गए। अब कहाँ हम वहाँ सेल्समैन, एक गाँव का गंवार लड़का आकर के लगा था और मेरी वजह से उनको नौकरी, क्योंकि बेईमानी करते थे, वो वहाँ आ गए। अब वहाँ वो हमारे से जेलसी रखने लगे कि ये कैसे आगे जा रहा है, आज ये हमारे सामने बिजनेसमैन बन के आया है। सरदार के केबिन में जाता था, हिसाब करता था। उस टाइम चेक बुक नहीं लेते थे, बहुत शुरुआत, क्योंकि वो हमारे पास अकाउंट नंबर भी नहीं। सरदार जी कैश देते थे और हम कैश में हिसाब उनको दे देते थे। सरदार ने समझाया, देख पांडे, ये दोनों जो बाहर बैठे हुए हैं ये तेरे लिए नर बच्चे हैं, ये इतना खुंदक खाते हैं, मेरे को आकर के शिकायत करते हैं कि ये गांव का लड़का आकर के अब तुम्हें फर्नीचर देता है, कल को ये अपना बिजनेस कर लेगा और तुम्हें नहीं देगा, धोखा देगा। अब वो, तो मैं क्या करूँ? बोले ऐसा कर, 200-400 रुपये जब भी हिसाब मिले, 10-10 हज़ार मिलता है तो 200-400 इनको दे दिया, इनका मुंह बंद हो जाएगा। मैंने कहा चलो आपका सुझाव अच्छा है। जब भी मैं हिसाब पाता था तो उनको, कपूर साहब, सोनी साहब, ये लीजिए आप पार्टी का नहीं दे। अब उनकी जेल से और पड़ गई। ये तो हमें कुत्ते की तरह वो कोरा डालते। उन्होंने उसके लड़के से बात किया, रतिंदर पाल से, जिसने मेरे से शुरुआत कराया था, कि ये बहुत खतरनाक होगा, एक तरीका बताता हूँ, वो काम करो कि इसको बोलो कि आपका रिश्तेदारी के साथ काम करेंगे पार्टनरशिप में, और बाद में जब काम चल गया निकाल के बाहर फेंक देना, गंवार अपने गाँव जाएगा। सरदार जी ने मैं बुलाया, बोला ऐसा है, काम बहुत आ रहा है और तुम ऐसा दो कि हमारे बुआ के लड़के के साथ बिजनेस कर लो, हमारा है वो पैसा लगाएगा और काफ़ी काम करोगे। मैंने कहा सरदार जी, शर्त तो शर्त होती, आपने एक शर्त रखी थी कि आप माल दूसरे को नहीं देना। मैंने आज तक 1 पैसे का माल किसी को दिया हो तो बताइए। अब जब नहीं दिया हुआ है तो ये दूसरी शर्त कहाँ से आ गई? और ये शर्त मैं नहीं मानूँ, क्योंकि मैं अपने मेहनत से बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपको माल दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, एडवांस भी आपका हमारे पास अब ज़्यादा नहीं रह रहा है, जो देते हो उतने का माल चला जाता। गुस्सा हो गए, बोले अगर मैं तेरे को निकाल के बाहर फेंक दूँ तो क्या कर देगा? क्या है तेरा, कौन सा तेरे नाम से एग्रीमेंट किया हुआ है? ये सारी चीज़ें उन्होंने जब बात की तो मेरे को डर लग गया। मैंने कहा ये किसी दिन ऐसा कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, पड़ोस का एक बंदा था, वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप मेरे को भी माल दो, हमारे डीलर हैं इंडिया भर में, फर्नीचर सोफ़ा बेचते थे, तो गोवर्धन दास एंड कंपनी। वो बोले कि हमें दो और हम साथ में सोफे के साथ ये भी बेचेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरा कमिटमेंट है, मैं ऐसा काम करूँगा नहीं।
जब इन्होंने मुझे इतनी धमकी दी तो मैं उससे मिला। हमने कहा अब हमारे पास मौका है कि ये ऐसा करेंगे, मैं इनके साथ करूँगा नहीं तो हम आपके साथ कर लेते हैं, लेकिन झगड़ा होगा। अरे बोले हमारा क्या, मेरे पास तो रिवाल्वर है, मेरे पास ये नहीं, क्या कर लेंगे। मैं उनके विश्वास में आके निर्णय ले लिया। रात को सारा सामान जितना मेरा मशीन फसीन था वो सब उखाड़ के उसके बगल में उसके यहाँ बेसमेंट में रख दिया और घर चला गया। आप सवेरे आए तो तुरंत चपरासी ने बताया कि पांडे ने सारा सामान हटा लिया। भाई सरदार जी आए सवेरे गुस्से में, बुलाओ पांडे को, कहाँ है। मैं उसे पड़ोस वाले के यहाँ बैठा हुआ था, तो किसने बोला पड़ोस में बैठा हुआ है, बुलाओ उसको। मैं गया, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल कुछ नहीं, बैठ जा तू यहाँ से। मैंने कहा हुआ क्या। बोला तूने कैसे यहाँ से सामान हटाया। मैंने कहा मैंने अपना सामान हटाया सर, आपका कोई लेना देना, मैं भाग तो नहीं गया हूँ, आप हिसाब कर लो, आप अपना ले लो। आपके लड़के ने मुझे धमकी दी कि तेरे को यहाँ से निकाल के बाहर करें, क्या कर ले। तो मैं उस स्थिति में नहीं आना चाहता था, मैंने अपना सामान हटाया है और आप हिसाब कर लो, आपका निकलता ले लो, और अब तो मैं किसी को भी दूंगा। बोले ऐसा कैसे कर सकते हो तू, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने दूंगा। मैंने कहा अब तो मैं करूँगा। तो बोले ठीक है, मैं बताता हूँ फटाक से। भाई उस टाइम हमारे पास तो इसका पैसा नहीं था, उनके पास उस टाइम मर्सिडीज थी। थाने में SHO को फट से 10,000 रुपये भिजवाए, और जब ये देखा कि इनका रुख गलत है तो हम वहाँ से चलेंगे किसी रिश्तेदार। इतने में SHO आया, सारा सामान उठवाते और इनकी हालत पाते। अब हमारे तो बड़ी मुसीबत हो, फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी, कहाँ गया कैसे हुआ। लास्ट में सरदार जी को मुँह खानी पड़ी, और उस टाइम DCP हुआ करते थे रजौरी गार्डन में, नाम भूल गया, तो उनके पास हम पेश हुए, और सरदार जी के लिए उन्होंने काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। लास्ट में सरदार जी को आना पड़े, भाग रहे थे। सामने आए तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गांव से आया हुआ था, नौकरी कर रहा था, सामान लेकर भाग गया था, सारा सामान ने वापस मंगवा लिया, और क्या है इसका, कोई हमारे तरफ कुछ निकलता नहीं, आप कुछ कहते हो तो कुछ दे देता हूँ इसको। DCP को बोले, हमने उसकी पूरी स्टोरी बताई हुई। वो इतना गुस्सा हो गया, सरदार को बोला कि SHO को बुलाया हुआ था, SHO को DCP ने को भड़काया, बोला अब भी कि अभी इन सरदार जी को ले जाओ और पहले मुकदमा दर्ज करो, मैं इनको तब बताता हूँ कि इस लड़के का कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप जो कहो वो कर देता हूँ। उन्हें रिश्तेदार लगता है मेरा, तू मेरा रिश्तेदार लगता है, तुम मुझे कह रहे हो, तुम्हारे कहने से हम इसको दिलाते, जो न्याय होगा वही होगा। मैंने कहा सर ऐसा है, ये हमारे गुरुजी हैं, इनसे हमने काम सीखा है, मैं इनका इंसल्ट नहीं चाहता हूँ। एक काम करें, एक न्याय मैं बताता हूँ कर लें। हम गांव के रहने वाले भगवान को मानते हैं और ये गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। एक रामायण मंगा दीजिए, हमारे लिए रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इनके लिए गुरु ग्रंथ साहब। ये गुरु ग्रंथ साहब लेकर के ये कसम खा लें कि इस लड़के का 1 रुपया भी नहीं निकलता, और ये हमारे यहाँ नौकरी कर रहा था, ये सामान लेकर भाग। और मैं रामायण लेकर कसम खाऊंगा कि मेरा हिसाब जो बनता है उस टाइम 19 लाख समथिंग तो बनता था, इतना रुपया हमारा बनता है, हमें दे दे, सामान अपने पास तक नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये पहले कसम खा लेते तो मैं ये भी नहीं रखूँगा, मैं इसी टाइम चला जाऊँ। कसम खाने गुरु ग्रंथ साहब। आप सरदार कहते पसीने पसीने, ये क्या हो गया। बोले मुझे कहीं ठंडा पानी मंगा दीजिए, ये मंगाइए वो मंगाइए। बोले क्या हो गया। बोले मैं ब्लड शुगर है मुझे, और दुनिया भर की बीमारियाँ गया। बोला देखो एक अदना लड़का तुम्हारे पास काम करता था, और 19 लाख रुपए के पीछे आप उसके साथ ये किए हो, एक ही शर्त पे मैं आपको यहाँ से छोड़ सकता हूँ, नहीं मुकदमा दायर करूँगा, अभी जेल पे। इसका पैसा आज के आज चाहिए। बोले जो कहो अभी हिसाब कर लेंगे। 7 बजे के टाइम वहाँ से हम गए, 19 नंबर फर्नीचर ब्लॉक में बैठ के हमने हिसाब किया, जितना हमारा बनता था उतना पैसा उन्होंने उसी टाइम मोमबत्ती जला के दिया, लाइट चली गई थी। और फिर हमने जिसका लिया हुआ था, जिसका हमने लिया हुआ था, जो फोम खरीदा हुआ था, पाइप खरीदा, मैंने वही उनको बोला दिया कि मैं यहाँ से इतना पैसा लेकर निकलूँ, रास्ते में किसी को भेज दे।
वही हमने सबको बांट दिया और सबका विश्वास हमारे ऊपर कायम रहा। और फिर मैंने नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू किया, जो मारुति फर्नीचर के नाम से। मारुति फर्नीचर क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे एक गांव के रहने वाले थे ठाकुर साहब, जो हमारा इनका झगड़ा चल रहा था, तो हमारे हेल्प में आए थे। तो बोले मेरे भाई को अपने साथ लगा। उनके भाई टीटीसी में ड्राइवरी का काम करते थे और उस टाइम डिपो मैनेजर से झगड़ा हो गया था, तो युवा की अपने साथ लगाओ। मैं कहा ठीक है। हमने उनको अपने साथ लगाया और मारुति फर्नीचर के नाम से हमने हरिनगर में काम शुरू। जैसे 1-1.5 साल बीता, खूब बिजनेस आने लगा और उनको तो कोई नॉलेज था नहीं, हमको नॉलेज था, अच्छा काम करने लगे। फिर एकाएक उन्होंने एक जगह खरीदी 350 गज का विकास नगर। तो उनका ठीक है, अपने हिसाब से खरीदो। मैंने 100 गज जगह 1,44,000 रुपये की चाणक्य प्लेस, हाँ, इसके साथ है, जनकपुरी के साथ है, नई कॉलोनी है, वहाँ हमने खरीदी। तो हमने खरीदी तो हमने वहाँ एक छोटा सा कमरा बना करके बेस बनाना शुरू किया। अब वो कहने लगे कि भाई तुम बेस क्यों बना रहे हो? हमने कहा 115 रुपये का बेस बनता है, 100 रुपये का बाहर से लेते, 115 का बाहर से लेते, तो हम 100 रुपये का दे रहे हैं, 15 रुपये में 7.5 तुम्हारा, 7.5 तुम्हारा। उस बात को लेकर वो नाराज हो गए और शाम को बैठ गए कि जी हम आपके नहीं, 2-3 दिन बाद पहले सेटिंग किया। जो भी हमारी लेबर थी पहले अपने हक में लिया उन्होंने, और फिर बोले कि ये है हम अलग अलग हो लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। मैंने कहा अलग अलग किस बात के लिए? बोले नहीं है, हम चाहते हैं ऐसा ही, क्योंकि आप वहाँ एक कमरा बना कर फैक्ट्री चलाओ, वही फैक्ट्री चलाओ जाकर। अब बर्दाश्त से बाहर हो, तो हमने कहा ठीक है। अभी हिसाब करके उन्होंने जो भी हमारा निकलता था, बोले ट्रैक्टर ले गए रहो बहुत पे कमेटी उठा करके, उसका पैसा तो कंपनी को देना पड़ेगा, मारुति को देना पड़ेगा, आपका क्या वजूद है? मैंने कहा नहीं कि तुम्हारा वजूद जो बना हुआ है वो किस वजह से बना है तुम्हें जानो। खैर हम बोले नहीं, सारे लेबर को बुला लिए। लेबर को बुलाया तो सारे लेबर में से 80-90% सब लोग, वो पहले उन्होंने सेट कर लिया था कि सबकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, इनके साथ नहीं जाना। सब बोलने लगे भाई मैं तो नहीं जाऊँ, मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ। लेकिन उनमें से ये राजकिशोर जी, ये बोले जहाँ पांडे जी रहेंगे मैं वहीं जाऊँगा, मुझे खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, मैं तब भी इनके साथ काम करूँगा। इनके 2-3 रिश्तेदार थे, उनको भी ये साथ लाए और हमने नए सिरे से फैक्ट्री शुरू की चाणक्य प्लेस में, पांडे फर्नीचर के नाम से। और वहाँ पहला कस्टमर प्रेस्टीज ऑफिस सिस्टम लाजपत नगर से आया, जिसने 11,000 रुपये एडवांस दिया और 11 कुर्सी का ऑर्डर। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और फिर इतना बिजनेस आने लगा कि 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री, वहीं एक 100 गज का बिल्डिंग वो जगह लेते थे और 5 मंजिल बना देते थे, और सब में नीचे से ऊपर तक 5 बिल्डिंग हो। वो गली आने जाने लायक नहीं रहेगी, इतना लेबर और ट्रैफिक हो गया। उसी दौरान 2000 में ये प्रदूषण के चक्कर में फैक्ट्रियाँ हटाई जाने लगी और ये हुआ कि अब तो यहाँ से भी आपको जाना पड़े। तो हमने 2-3 प्लाट बुक कराए। फिर एक मित्र हमारे मिले, वो बोले कि ऐसा है कि आप मानेसर में फैक्ट्री है। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, फैक्ट्री कैसे ले लो? बोले कोई बात नहीं, लोन मिल जाएगा। तो 1500 रुपये मीटर के हिसाब से मानेसर में हमने पहला प्लाट 2000 में बुक कराया और उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, 2 पिलर खड़ा करने के लिए भी पैसे नहीं। लेकिन वही है ना, भाग्य साथ देता है, फिर वो होता है। यहाँ से जब बिजनेस बढ़ता गया, चाहिए एक दिन ऐसा आया कि जो है किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा है कि अब जगह हो गई है, आपको लोन दिला देता हूँ, अब बिल्डिंग बनाओ। तो लोन के लिए अप्लाई किया, बिल्डिंग बनाया, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई और फिर ज़बरदस्त बिजनेस चलने लगा। उसी दौरान फिर इस तरह से बिजनेस बढ़ता गया कि जो है और जगह की ज़रूरत पड़ने लगी। तो हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि आप और अच्छा बिजनेस कर सकते हो, उसके लिए आपको नाम बदलना पड़ेगा। नाम बदलने का क्या? पांडे फर्नीचर। बोले मेरे भी कंपनी का नाम जायसवाल इंडस्ट्री था। तो ये जाति सूचक है, अगर इससे हट जाते हैं कोई अच्छा नाम रख लीजिए। तो हमने कहा आप ही बताओ। तो बोले हमने सेबी टॉन
इंडस्ट्री रखा है। और सेवी जान का बताओ, मेरा नाम है पलटन, उन्होंने बताया, और पत्नी का नाम था सावित्री देवी। तो सेवी वहाँ से लिया, टन इन्होंने जोड़ दिया, सेवी टन कर दिया। तो मैंने कहा फिर मैं भी यही करता हूँ। मेरे वाइफ का नाम गीता है, गीता पांडे, मेरा नाम केदारनाथ, तो GEE वो से और KN डाल के चिकन कर दूँ। और फिर तब आके जितना काम चाहिए हमें, आज तक उस दिन से लेकर आज तक मुझे ये कभी समय नहीं आया मेरे पास कि आज मेरे पास काम नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं आया। ना हमें कभी सराधों का कोई दिक्कत रहती है, दिवाली में तो काम तेज पे रहता है, मार्च में तेजी रहती है। करते करते मैंने 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग अपनी खरीदी और 2 बिल्डिंग किराए पे लेके आज के तक में हम चला रहे हैं। हमने अपनी स्टोरी आप लोगों को बताई। इसमें से मैं चाहूँगा, अगर आप लोग दृढ़ संकल्प ले लेते हैं किसी भी लाइन में जाने के लिए और निष्ठा से आगे बढ़ते हैं, तो आप 100% कामयाब। एक और चीज बताना चाहेंगे, जीवन में कामयाब होने के लिए हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये नहीं रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए या किसी काम पे लगे हुए हैं, सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। समय वही लगता है, आप समय से सोएं, समय से जागे। कुछ ना कर सके तो अपने घर पे ही रामदेव जी का उसमें संस्कार चैनल पे आता है, सारा योग सिखाते हैं, सारा प्राणायाम बताते हैं, और उससे बगैर पैसे के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारा जो है आप सभी को आशीर्वाद है और सुझाव भी है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। हमारी स्टोरी यही तक थी जो आपको बताई, हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगी हो। जो अच्छा लगा हो उसको अपनाइएगा, जो बुरा लगा हो उसको छोड़ दीजिएगा। मैं अपनी बाणी को विश्राम देता हूँ।